निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज कई अहम मुद्दात हैं जिनके हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अहम मुद्दे के हवाले से कि सरेंडर मोदी उर्फ नरेंद्र मोदी एक बार फिर पाकिस्तान को धमकियां उर्फ गीदड़ भभकियां देने पे उतर आया है। अभी हाल ही में गुजरात में, अभी कल परसों गुजरात में सरेंडर मोदी उर्फ नरेंद्र मोदी ने किस तरह से पाकिस्तान को एक धमकी उर्फ गीदड़ भभकी दी, जरा सुनिएगा। टेक अ लिसन। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। सरेंडर मोदी उर्फ नरेंद्र मोदी की ये गीदड़ भभकियां, ये धमकियां पाकिस्तान के लिए नई नहीं हैं, लेकिन इलाकाई अमन के लिए, ये आलमी अमन के लिए यकीनन नई है। यही वजह है कि भारत का ये मोदी जो चेहरा है सरेंडर मोदी की सूरत में, वो पूरी दुनिया पहचान चुकी है। अब पाकिस्तान ये कहने में हक बजानिब है सरेंडर मोदी उर्फ नरेंद्र मोदी को कि एक गोली तुम भी खा लो, एक गोली कम से कम शांति की खा लो, एक गोली कम से कम अमन की खा कर देखो। बावजूद इसके, बजाय इसके कि पाकिस्तान को और इलाकाई अमन को इस तरह की धमकियां दो, जरा एक गोली शांति की खा के देखो, एक गोली अमन की खा कर देखो, एक गोली सुकून की खा कर देखो कि इससे इस इलाके में और पूरी दुनिया में कितना अमन आ जाता है। एक गोली जिम्मेदारी की खा कर देखो, एक गोली ऐसी खाओ कि जिससे कम से कम भारत को जिम्मेदार रियासत बना के दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सको। सरेंडर मोदी उर्फ नरेंद्र मोदी, अगर ये तमाम गोलियां आपके पास अवेलेबल ना हो तो फिर एक कड़वी गोली खा लो जो कि पाकिस्तान ने पहले ही तुम्हें खिला दी है, तुम्हारे रफाल तैयारे गिरा के, तुम्हारे ब्रह्मोस को नाकाम बना के, तुम्हारे S-400 के दिफा को, निज़ाम को नाकाम बना के। और ये कड़वी गोली भी निकलना अगर मुश्किल हो तो एक और कड़वी गोली का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, सरेंडर मोदी उर्फ नरेंद्र मोदी, जो तुम्हारी अपनी ही ऑपोजिशन, भारत की ऑपोजिशन, भारत के अवाम, भारत की सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरेंडर मोदी से सवाल कर रहे हैं कि कहाँ हैं सारी दुनिया, क्यों नहीं खड़ी भारत के साथ। ये सवाल ना सिर्फ कांग्रेस ने किया, भारत के ऑपोजिशन ने किया, बल्कि अवाम ने किया, आज तक कर रहे हैं कि पहलगाम वाक़ये के सबूत आखिर कहाँ हैं और क्या वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त भारत से जीतता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ये सब गोलियाँ काम ना करें तो फिर सरेंडर मोदी उर्फ नरेंद्र मोदी के लिए एक ही गोली बच जाती है जो कि हाजमे की गोली है, क्योंकि साइंस साबित करती है कि गट एंड ब्रेन का बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन है। और अगर आपका गट ठीक ना हो तो आपकी ज़बान, आपका ब्रेन ख़राब हो जाता है, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आप ओल फोल बकने पे आ जाते हैं। यही ओल फोल है, यही फजूलियात हैं, यही गीदड़ भभकियाँ हैं, यही धमकियाँ हैं जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान ने भी आज अपना मुकदमा एक बार फिर दुनिया के सामने रखा है और दुनिया को वाज़ेह करके बताया है कि नरेंद्र मोदी के ये इल्ज़ामात और ये धमकियाँ ना सिर्फ ख़ित्ते के अमन के लिए, इलाकाई अमन के लिए, बल्कि दुनिया के अमन के लिए ख़तरनाक है। यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो अपना एक डिप्लोमेटिक मिशन है उसको हतमी शक्ल दे दी है और उसका पहला जो पड़ाव होगा वो अमेरिका में होगा और वहाँ पे भारत का यही मोदी चेहरा मज़ीद बेनकाब किया जाएगा। इसी मुद्दे के हवाले से और इसके अलावा कुछ पाकिस्तान की इंटरनल डेवलपमेंट्स हैं, इन पे ज़रा बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो गेस्ट्स हमें ज्वाइन करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए वफाकी वज़ीर हैं, PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है सेंटर डॉक्टर मुस्तदिक मलिक साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर मुस्तदिक मलिक साहब, ये जो नरेंद्र मोदी, बल्कि सरेंडर मोदी उर्फ नरेंद्र मोदी, इसने जो पाकिस्तान को एक बार फिर धमकी दी है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, तो भारत से ख़तरा लाहक अभी भी है, अभी भी ख़तरा भारत की तरफ से जंग का मौजूद है। क्या कमेंट करेंगे आप सरेंडर मोदी के इस बयान के हवाले से? देखिए, बात यह है कि दो तीन चीज़ें हैं जो भारत के साथ हुई। एक तो भारत ने एक तासुर दिया हुआ था पूरी दुनिया को, एक मिथ बनाई हुई थी कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में उनका कोई सानी नहीं। जी। और
अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर होती है तो वो पाकिस्तान के ऊपर खच्चे उड़ाते। तो वो तो मिथ उनकी बिल्कुल टूट गई। यानी कमाल हो गया। कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान ने इस बुरी तरह से मात किया कि भारत एकदम परेशान हो गया। एक तो ये बात हुई। दूसरा, आपको याद होगा कि ये पहली दफा नहीं मार पड़ी उन्हें। इससे पहले भी जब उन्होंने दरअंदाजी की थी तो उनके 2 जहाज गिरा दिए गए थे, जी। और एक वो, मुझे नाम नहीं उनका याद, वो जो बड़ी बड़ी मूंछों वाले उनके पायलट थे, उनको चाय वाय पिला के वापस किया था कि ले जाएं इनका जहाज। अभिनंदन। जी जी, अभिनंदन साहब। तो उन्होंने उस वक्त, आपको याद होगा, मोदी साहब ने कुछ ऐसी बात की थी कि अगर हमारे पास राफेल होते तो टाइमिंग ठीक नहीं रही तो हम अपनी सरहद के अंदर से ये कर देते और वो कर देते। वेल, वो ये वे भी आपने देख लिया। जैसे परिंदे गिरते हैं वैसे उनके जहाज गिर रहे थे। तो वो दूसरी मिथ जो थी एयर सुपीरियोरिटी की, वो भी टूट गई। ठीक। तीसरा, आपने देखा कि बहुत दिन से वो कह रहे थे हमारे पास S-400 है, इसके बाद तो ये एक ऐसी शील्ड है कि पाकिस्तान से परिंदा या पत्थर भी नहीं दाखिल हो सकता। फिर आपने 4-4, 6-6 घंटे फड़फड़ाते देखे पाकिस्तानी ड्रोन्स, और आपने मिसाइल देखे, जिस जगह पे दागना चाहा उसी जगह पे दागा, उसी जगह पे लगा। बल्कि वो जो उनकी बैटरीज थी, जिसको वो S-400 कहते हैं, उनकी 2 बैटरीज भी उड़ गई, यानी उनको भी जाके हिट कर दी। तो वो तीसरी मिथ भी टूट गई। चौथी उनकी एक मिथ थी कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी तो भारत चलाता है। मैं कल परसों भी एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि पूरे अमेरिका के अंदर तमाम टेक्नोलॉजी जो है वो भारत चलाता है। टेक्नोलॉजी में ये है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये है, IITs में ये है। तो उनको बड़ा गुमान था इस बात पे, लेकिन जिस तरह टेक्नोलॉजिकली उनको मात हुई, जी। सैटेलाइट जैम हो गई, जहाज़ों के रडार भी जैम हो गए, नीचे लगे हुए रडार भी जैम हो गए, यानी बिजली भी उनकी बंद हो गई। तो टेक्नोलॉजी में भी उनकी सारी मिथ्स जो थी, जो भरम था, वो खत्म हो गया। तो अब आप इतनी गुंजाइश तो उनको दें कि इतनी सुबकी अगर हुई है और इतनी सुबकी उन्होंने उठाई है, तो अब अगर वो दूर खड़े कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे या वो कर देंगे, तो उस पर इतनी गुंजाइश तो उनके लिए छोड़ दें। अब वो क्या करें बेचारे। और दूसरा ये कि अभी पिछले दिनों में देख रहा था, उनके बड़े किसी सीनियर रहनुमा ने कहा कि ये तो ट्रेलर था। तो मैंने कहा, ट्रेलर तो भाई फिल्म का होता है, तो ट्रेलर देख लो, तो उससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि जब फिल्म चलेगी तो क्या होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कल जिस तरह गुजरात में सरेंडर मोदी और नरेंद्र मोदी ने जिस लहजे में बात की है, लगता है कि वो आजकल बॉलीवुड की फिल्में, आजकल नहीं लगता कि हमेशा से बॉलीवुड की फिल्में बहुत ज़्यादा वो देखते हैं, क्योंकि वो किसी सियासतदान का अंदाज नहीं है, वो किसी फिल्मी हीरो का अंदाज लग रहा था, बढ़ के मारने का। फवाद चौधरी साहब, आपका मुझे इस पर कमेंट चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब ने जहाँ पे इख्तिताम किया अपनी बात का, वो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हाँ। देखिए, भारत को शिकस्त हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये देखिए, हम तो चूंकि सारे पाकिस्तानी हैं तो हम तो ये बात कहेंगे ही, लेकिन अगर आप जो इंडिपेंडेंट मीडिया देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स को देखें, टेलीग्राफ को देखें, उसके बाद जो चाइना का मीडिया देखें, या जो भी दुनिया में बड़ा मीडिया है उसको देखेंगे, वो तमाम का कंक्लूजन यही है कि ये जो जंग है ये पाकिस्तान जीता है और हिंदुस्तान को शिकस्त हुई है। और अब हिंदुस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल दबाव जो है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी अब जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, दरअसल वो अपना जो वोटर है उसको तसल्ली देने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अब इस वक्त आप देखें ना, सबसे पहले जिस तरह ब्रेकअप शुरू होता है, सबसे पहले जो मेन अपोजिशन है उनकी, वो अब उनके खिलाफ खुल के सामने आ गई है। जो राहुल गांधी है और कांग्रेस है, उन्होंने तो बड़े सख्त सवालात जो हैं वो पूछे हैं। बिल्कुल। अब देखो ना, अभी तक वो 4 लोग पहलगाम में जिन्होंने किया, वो अभी तक उनसे अरेस्ट नहीं हो सके, पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं। और आई थिंक इसके बाद अब अगला जो मरहला होगा वो ये होगा कि जो उनके 2 की कोalition पार्टनर्स हैं, ये नीतीश कुमार हैं बिहार से और चंद्रा बाबू नायडू हैं, आप देखेंगे कि ये भी जो है ये फासला इख्तियार करेंगे। और तीसरे मरहले में जो बीजेपी की अपनी अंदर की रिफ्ट्स हैं, ये डेमोक्रेसी के अंदर एक प्रोसेस होता है। और ये जो जंग है एक्चुअली ये वैसे ही हिंदुस्तान में पॉपुलर जंग नहीं थी। आप देखिए ना, जो कश्मीरी हैं सारे, पंजाबी हैं, राजस्थान है, दिल्ली है, ये सारे तो वैसे इस जंग के हमायती नहीं थे। इस जंग की जो ज्यादातर हिंदू, एक काउ बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट एक तबका है, जो नरेंद्र मोदी, RSS जो
करते हैं उनका था, जैसे उत्तराखंड हो गया या ये हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, इस तरह के जो इलाके हैं जो बहुत दूर हैं वो ये बातें करते थे। बट मेरा ये ख्याल है कि अभी हमें आई मस्ट से कि गवर्नमेंट ने 2-3 बड़े अच्छे इकदामात किए हैं। एक तो ये जो शहबाज शरीफ साहब गए हैं शुक्रिया अदा करने मुल्कों का, ये बड़ा ज़बरदस्त कदम था। और इससे ये एक इसके अलावा उन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप की बारे में जो बातें कही हैं शहबाज शरीफ साहब ने, वो भी बड़ी आई थिंक श्रूड मूव थी। और अब उन्होंने डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जैसे और बिलावल जैसे कॉम्पिटेंट लोग जो हैं, आप इनके मुखालिफ हों या हक में हों, लेकिन इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि मुसद्दिक मलिक इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन इन दिस नो गवर्नमेंट, डाउट। और लाइक बिलावल जो हैं वो भी हैं। तो इन्होंने यूरोप में और अमेरिका में ये जो वफूद भेज रहे हैं, तो इस पे मेरा थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जरूर है। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब अगर इस पे कर सके। एक तो देखें, अकलियतें नहीं है इस वफद में, मेरे ख्याल में हमें क्रिश्चियन, हिंदू और सिख जो रुकने असम्बली हैं उनको इसके वफद का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा, अगर आप पीटीआई से कोई और लोग नहीं ले जाना चाहते तो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ जैसे आदमी जो कि समझते हैं फॉरेन अफेयर्स को, चीज़ों को, उनको जरूर इसमें होना चाहिए। और तीसरी बात, मैं ये कहूँगा कि अपने जो भी लोग आपके साथ जाएं उनको प्लीज जो आरएसएस की और बीजेपी का जो आपस का रिलेशनशिप है, और फिर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, कैसे वो हिंदू महासभा और गॉडसे से मुतासर है और नेहरू और गांधी के कितने खिलाफ हैं, ये चीजें भी वफद के जो बाकी मेंबरान हैं आई होप कि ये उनको बताएंगे। बट आई थिंक पाकिस्तान इज राइट ऑन द मनी एट दिस पॉइंट। हाँ, आपने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की है, नॉट जस्ट तनकीद बराह तनकीद, और आपने अच्छी सजेशंस दी हैं। इनका ज़रा जवाब लेते हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से। लेकिन सेंटर साहब तो मौसमियाती तब्दीली के विफाकी वजीर हैं, बट फवाद चौधरी साहब, असल तब्दीली तो आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है कि आप हुकूमत को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप शहबाज शरीफ के कामों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुसद्दिक साहब, इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? और गालिबन कल जा रहा है, तो आप सही करते हैं उस पे, जो सही बात करते हैं उस पर अप्रिशिएट करते हैं। अब आप मरियम नवाज को अगर आप कहें कि वो मेडिकल बिलों पे अपनी तस्वीरें छाप दें तो उसको अप्रिशिएट करें तो जरा मुश्किल हो जाएगा। आपने बैलेंस कर, आपने फौरन बैलेंस कर दिया, आपने उधार आपने रखा नहीं है वापस। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब, आप इस पे ज़रा फरमाइएगा कि आपका डिप्लोमेटिक मिशन एक तो कल जा रहा है अमेरिका से, गालिबन आप उसका आगाज़ कर रहे हैं कि आप भी उस ग्रुप का हिस्सा हैं या आपका ग्रुप कहीं और जा रहा है, और जो ये सजेशंस दी हैं फवाद चौधरी साहब ने, व्हाट वुड यू से अबाउट देम? देखिए, पहली बात तो ये है कि गालिबन इस वक्त एक ही ग्रुप जाएगा। पहले ये था गुमान के 2 ग्रुप्स में इसको बांट दिया जाए, मगर इतना छोटा ग्रुप है तो भारत के अगर आप वफूद देखें और उनका काउंट देखें कितना बड़ा है, तो हमने यही जाना कि हमारे छोटे, उसमें भी छोटे छोटे अगर 2 वफूद बन जाएंगे तो क्यों ना। चेयरमैन साहब भी यही चाहते थे कि एक ही वफद की शक्ल में जाया जाए, तो मेरा ख्याल है फाइनलाइज तो अभी हो रहा है, लेकिन मोस्ट लाइकली सारे लोग एक ही वफद की शक्ल में जाएंगे, और पहले अमेरिका जाएंगे और उसके बाद यूरोप जाएंगे, बरतानिया और यूरोप जाएंगे। तो अमेरिका में आपके प्लान्स क्या हैं, स्ट्रैटेजीज क्या हैं, क्या टारगेट ग्रुप्स क्या होंगे, टारगेट ऑडियंस क्या होगी आपके अमेरिका में? देखिए, बड़ी साफ साफ सी जो चीज़ें हैं, एक तो गवर्नमेंट के साथ इंगेज करेंगे, स्टेट डिपार्टमेंट के साथ इंगेज करेंगे, ये बहुत अहम है। हुकूमत के जो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं उनके साथ इंगेज करेंगे। फिर उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनका सेनेट और कांग्रेस है, उसके साथ इंगेज करेंगे। वहाँ पे जो चीदा लोग हैं उनके साथ इंगेज करेंगे। जो थिंक टैंक ग्रुप्स हैं, जो वहाँ पे एक यानी जो ओपिनियन बनता है उसके पीछे जो लोग कार फरमा हैं, जो हर वक्त तहकीक करते रहते हैं, जिनको ओपिनियंस की और पर्सपेक्टिव्स की और एविडेंस की ज़रूरत होती है, उनको एविडेंस फराहम करेंगे। मीडिया जो मेन स्ट्रीम है, ताकि आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू हो सके, वो उसको भी, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनके ज़रिए आवाम से गुफ्तगू करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे ताकि वहाँ के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग ज़रा लिबरल जहन रखते हैं, ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं, इनवर्ड लुकिंग आइडियाज़ के ख़िलाफ़ हैं, वो तमाम लोग जो ये सोचते और जानते हैं कि ये जो नई ऑफेंसिव डिफेंसिव की या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की डॉक्ट्रिन है, इसका क्या नुकसान हो सकता है, वो उजागर करें। लोगों के अभी जहन के सामने है खाका ये इजराइल का और फ़लस्तीन का, कि ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, चाहे वो रूस और यूक्रेन की वॉर में हो, चाहे इजराइल और गज़ा के अंदर हो, या इजराइल या लेबनान में हो, या इजराइल या सीरिया में हो, या भारत और पाकिस्तान में हो,
ये जो नई डॉक्ट्रिन आई है, ठीक। विच जो डॉक्ट्रिन वाइल्ड वेस्ट है, यानी द फास्टेस्ट गन विंस, तो ये लोगों के सामने रखेंगे और इस वजह से रखेंगे कि वी टर्न्ड आउट टू बी द फास्टर गन। सो इस वक्त हम एतमाद के साथ कह सकते हैं कि भाई राइट। अगरचे वी आर द फास्टेस्ट गन इन द रीजन और अ फास्टर गन एज कंपेयर टू इंडिया, लेकिन हम अमन पसंद लोग, और हम आपके सामने ये जो हुआ है जिसमें हम कह रहे थे बात करें, वो कह रहे थे जंग करें, और मार खाने के बाद पूरा घूम के आके उन्होंने कहा कि अब बात करें, तो हम ये लोगों के सामने सेनेटर साहब, ये जो आपकी यूएस से स्टार्ट होगी लेग ऑफ द डिप्लोमेटिक जर्नी, तो क्या यूएस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुलाकातें आपकी तय हो गई हैं और 2 जून की तारीख आई है गालिबन, क्या ये हतमी है कि आपका वफ्द जो है अमेरिका 2 जून को जाएगा? दिन शायद पहले हो जाए, कुछ उसके इर्द गिर्द होगी। ये 2 जून वाली आपकी डेट तकरीबन सही है, वैसे महीना ख़त्म होने वाला है, अराउंड दैट टाइम वी विल गो। हमारी एज आई स्पीक जो मुलाकातें हैं वहाँ पे वो फाइनलाइज कर रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इसहाक डार साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तान इससे पहले जब भी झड़प हुई, कभी दुनिया पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी हुई, तो कम से कम एक बड़ी अहम मोड़ आया है जिसमें फतह हमें सिर्फ मिलिट्री नहीं हुई, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस के और अपनी तमाम तीनों अफवाज के सरबराहान के, और बिलखसूस फील्ड मार्शल जनरल आसिम साहब के, जिन्होंने इसको पूरी जंग को क्वार्टर बैक किया है, मगर साथ के साथ हमें डिप्लोमेटिक फतह हुई है। उसके अलावा हमें ओपिनियन की दुनिया में जी बिल्कुल। आप लोगों बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि जिस तरह आपने मीडिया रिपोर्टिंग की है उसमें इतनी इंटेग्रिटी थी कि जो भारत कर रहा था कि लाहौर के साहिली समंदर पे कब्जा कर लिया और इस्लामाबाद में आग लगा दी, तो आप लोगों ने उसका जवाब फेक न्यूज से नहीं दिया, उससे हमें डिप्लोमेटिक फतह भी हासिल हुई। तो तमाम लोगों से वहाँ पे जो मुलाकातें हैं वो फाइनलाइज की जा रही हैं इन तमाम एरिनाज में। उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी मुलाकातें ड्यू होंगी, जो भी अप्रोप्रिएट लोग होंगे उनसे जाके हम मुलाकात। राइट। आई हैव टू इंक्लूड फवाद साहब अगेन इन द कन्वर्सेशन, लेकिन जो फवाद साहब की सजेशंस थी स्पेशली माइनॉरिटीज़ के बारे में, ऑपोजिशन को इंक्लूड करने के बारे में इन द हुकूमती डेलीगेशन, आप उस पर क्या कहेंगे? ये एक तो ये है कि मुझे लगता है, मैं कह नहीं सकता, कि हमें शायद और भी छोटे छोटे वफूद बनाने पड़े शायद। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इस फैसला करेंगे, और ये बड़ी अच्छी सजेशंस हैं, उनमें ऐड जरूर कर लेंगे इस वक्त, क्योंकि फौरी तौर पे हमें बस 5, 6, 7 लोग चाहिए थे जो इफेक्टिवली पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर सकें। तो ये इनकी बात ठीक है, उसमें एडिशन हो सकती है, अभी हो सकता है लेट हो गई हो, लेकिन इनकी सजेशन बहुत अच्छी है। और फवाद साहब हमेशा बड़ी अच्छी सजेशन देते हैं, क्रिटिकल भी देते हैं और अच्छी पॉजिटिव सजेशन भी देते हैं। मैं बड़ा गुजार हूँ, दोस्ती में मेरी तारीफ भी कर देते हैं, मगर वो ज़्यादातर दोस्ती में करते हैं, ये भी इनकी मेहरबानी है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सजेशंस आई थिंक अच्छी सजेशंस हैं, और मैं ज़रूर काम पहुँचाऊँ। तो फवाद साहब, बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि फवाद साहब को भी किसी डेलीगेशन में इंक्लूड करना चाहिए, इवन दो वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि अगर हुकूमती डेलीगेशंस के अलावा पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस या नॉन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस बने तो फवाद चौधरी भी पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाले अच्छे लोगों में से एक हो सकते हैं। फवाद साहब, आई कम टू यू बिफोर आई गो टू ब्रेक। सो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि भारत की तरफ से सरेंडर मोदी की तरफ से उर्फ नरेंद्र मोदी, इसकी तरफ से भारत की तरफ से पाकिस्तान को जंग का खतरा अभी भी मौजूद है या खतरा टल गया? अच्छा, एक चीज और मेरी रह गई। मेरे ख्याल में देखें ना, 2 चीजें, एक चीज और मिस कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं हम जो मुस्लिम वर्ल्ड को हम अप्रोच नहीं कर रहे। देखिए, ये जो लड़ाई है नरेंद्र मोदी की, इसका जो जेनेसिस है वो हिंदुत्व से निकलता है, और हमें बताने की जरूरत है मुस्लिम वर्ल्ड को कि एक्चुअली ये तो एंटी मुस्लिम एक मूवमेंट है, और हम जो है उसका सेकेंडरी शिकार है। अभी इंडिया ने जो अपने वफूद बनाए हैं, और डॉक्टर साहब ने सही पॉइंट आउट किया, उन्होंने 57 मेंबर्स का जो है वो बनाए हैं। वो उनके पार्लियामेंट्री है ना फवाद साहब, वो उनके पार्लियामेंट्री हैं, दे आर नॉट द गवर्नमेंट एलिगेशंस। जी, अच्छा, उसके तो हमें भी उसमें ये जरूर था कि हमें, एक तो मुझे नहीं अभी तक पता कि शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरेबिया को, MBS को ये डायरेक्टली रिक्वेस्ट जो है वो क्यों नहीं की कि हमें फॉरेन मिनिस्टर जो है, हमारे मुस्लिम फॉरेन मिनिस्टर्स, OIC की इमरजेंसी मीटिंग जो है वो हमें बुलानी चाहिए थी। और दूसरा लेकिन जो है, OIC का स्टेटमेंट तो आया ना पाकिस्तान के हक में।
हाँ, लेकिन उनकी कॉन्फ्रेंस जो है वो इमरजेंसी अभी तक नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मेरे ख़्याल में इन मुल्कों में जाके अथॉरिटीज़ से मिलने का इतना कोई तुक नहीं बनती, ज़ाहिर है वो तो गवर्नमेंट कर ही रही होगी। लेकिन असल बात तो ये है कि आप जो रायनामा बनाने वाले लोग हैं, जो इब्लाग के लोग हैं, जिनमें पार्लियामेंटेरियंस शामिल हैं, जिसमें ब्रॉड साहब ने कुछ गिनवाया भी, यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, सोशल मीडिया क्या जो क्लाउड है वो शामिल है, वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी कम्युनिकेशन कर सकें। अच्छा, दूसरा अब आपका जो सवाल है, देखें नरेंद्र मोदी जो मर्ज़ी दावे कर लें, हम्म। अब उनका पॉलिटिकल क्लाउड इंडिया के अंदर इतना नहीं रहेगा कि वो पाकिस्तान पे दोबारा हमले की गलती कर सकें। ठीक। वो अगर ये अगले 2-3 महीने में आप देखेंगी, और अभी तो बिहार का जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट ही आपको बता देगा कि इतना बड़ा धक्का एक नरेंद्र मोदी को लग गया है और बीजेपी की लीडरशिप को लग गया है। हम्म। एक कंसेंसस चाहिए होता है ना, जिस तरह आप देखें कि उन्होंने पहले जब फारूक अब्दुल्ला जो थे, जब वो पहले दिन उन्होंने ये कहा कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला करेंगे, तो अगलों ने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई। तो शाम के शाम उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के ऊपर इतनी चढ़ाई कर दी कि वो बात ही नहीं कर हो रही। इस तरह से जेएनयू यूनिवर्सिटी के एक जो उस्ताद थे, उन्होंने बात कर दी, वो सारे उसके उनके पीछे पड़ गए। जी। लेकिन अब इंडिया के अंदर ये डिबेट ओपन हो रही है, जी। और आप देखेंगे कि अगले 2-3 महीने में नरेंद्र मोदी का ये क्लाउड ही नहीं रहेगा कि वो बाहर देख सके। राइट। जिस तरह से कहा जा रहा था पाकिस्तान में, हम कह रहे थे कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मोदी एंड बीजेपी। इसी पॉइंट पे मजीद बात करेंगे और कुछ पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं, उस पर भी सवाल करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुस्तदिक मलिक साहब और फवाद चौधरी साहब। मुस्तदिक मलिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस वक्त जो भारत के साथ सूरत हाल पाकिस्तान को दरपेश है, डिफेंस बजट में इजाफा नागुज़ीर है, और क्या हुकूमत करने जा रही है इस दफ़ा डिफेंस बजट में इजाफा, और फिर पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपने इस जंग के बाद या इससे पहले भी होने वाली झड़पों में ये बात तो क्लियर हो गई है कि हम अगर अपने मुल्क की, अपने बच्चे बच्चियों की सरहदों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, तो आपने दुनिया में देखा है कि कमज़ोर का क्या हाल किया जा रहा है। नई ये डॉक्ट्रिन्स प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वाली जिसका मैंने जिक्र किया, और ये जो ह्यूमन शील्ड के हवाले से मिसाइल उड़ा के 6-6 साल की बच्चियों की तदफीन और 7-7 साल के शहीद, तो ये तमाम चीज़ें दुनिया के सामने आ चुकी हैं। तो हमारे सामने भी ये बात क्लियर हो गई है कि सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन जो मैं दूसरी बात आपसे करना चाहता हूँ कि वो ये है कि देखिए, हमें कहा ही ये जा रहा था कि जितना आपका बजट है इतना तो बजट ईयरली इंक्रीज है भारत की, मगर इसके बावजूद आप देख लें उसके रिजल्ट्स क्या निकले। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि सिर्फ बजट एलोकेशन नहीं थी, देयर वाज समथिंग फार बियॉन्ड बजट एलोकेशन जो इस जंग में हुआ है। अगर आप सिर्फ बजट देखें या फौजों के साइज देखें या फ्लीट्स का साइज देखें कि 57 मिनट्स तकरीबन 80 जहाज़ों को 40 जहाज से कम मुकाबला करते रहे और 5-6 जहाज गिरा दिए, तो इसमें जहाज़ों का नंबर तो दूसरी तरफ था, बजट का नंबर भी दूसरी तरफ था, फौज का नंबर भी दूसरी तरफ था, लेकिन नतीजा तो बिल्कुल कुछ और निकला। तो जो हिकमत अमली फौज ने अभी तक अपनाई है, उसी तरह की हिकमत अमली अगर हम लेकर चलेंगे और अपनी फौज के हाथ मजबूत करेंगे, और अगर उनको क्रिटिसिज्म का निशाना नहीं बनाएंगे, उनको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह रीजनेबल बजट के अंदर इसी तरह की परफॉर्मेंस हम देते चलेंगे। ये दो चीज़ें आपकी बड़ी ज़बरदस्त हैं, इस पे मैं फवाद साहब से आगे चल के कमेंट लूंगी, क्रिटिसिज्म एंड कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन आप ही मुसद्दिक मलिक साहब जवाब कंटिन्यू कीजिए। तो क्या आप बिटवीन द लाइंस ये कहना चाह रहे हैं कि बजट बढ़ाने की, फिलहाल डिफेंस बजट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कम रिसोर्सेज में ही? बड़ा ज़बरदस्त जवाब दे दिया। मैं वो दूसरा ही आपको जवाब देने वाला था कि देखें, अभी जितनी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस वक्त तो पूरी कौम जो है वो खड़ी है और मोरल उनका हाई है। जो भी हमें रीजनेबल, हमें जितनी बजट की ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा हमारे लिए अपने बच्चे बच्चियों की हिफाजत से ज़्यादा
अहम चीज़ क्या है, और बिलखसूस फ़लस्तीन के बच्चे बच्चियों में जो हो रहा है ऑपरेशन, शहादत, जेनोसाइड, उसके बाद तो हम पे विजिबल हो जाना चाहिए कि अपना दिफा करना कितना ज़रूरी है। तो जितनी भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, हुकूमत नहीं कतराएगी उस सपोर्ट को फराहम करने से। अगर हम बजट बढ़ाते, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं, तो मैं केयरफुली इसको फ्रेज कर रहा हूँ, क्योंकि वो वजारत ख़जाना इस वक्त फाइनलाइज कर रही है बजट, कुछ दिन में आ जाएगा सामने आपके। कुछ अंदिया है भी, हम मिल भी रहे हैं। लेकिन जो इजाफत है, आप ये देखिए कि हमारा, अगरचे बहुत से लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने टैक्स का जो हदफ दिया दिया था वो पूरा नहीं हुआ, उसमें शॉर्टफॉल। लेकिन पिछले साल की टैक्स कलेक्शन और इस साल की टैक्स कलेक्शन का तो मुआवजा करें और ये देखें कि इजाफत एक साल में कितनी है। ठीक। तो अगर इसी तरह हम टैक्स बेस बढ़ाते रहे तो इंशाल्लाह हमारे पास एलोकेशन करने के लिए भी, बजटरी एलोकेशन करने के लिए भी, गुर्बत मिटाने के लिए भी, दिफा करने के लिए भी, एक तो हमारे पास पैसों में इजाफा होता चला जाएगा। ये पहला एक अहम मामला है जिससे आपको टैक्स कलेक्शन और ये जो आईएमएफ के अंदर इस वक्त जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल तब्दीली लाई जा रही है उसकी अहमियत का तो अंदाजा डॉक्टर होगा। साहब, do you think that this minimal uptake in the tax collection revenue that would be enough डिफेंस बजट को बढ़ाने के लिए? जी, मेरे ख्याल में तो डिपेंड करता है कि हम कितना इफेक्टिवली करते हैं, लेकिन दूसरा जवाब तो मैं आपको दे चुका हूँ कि कहाँ हमारे 30-35 मिलियन डॉलर के जहाज, कहाँ पे वहाँ ठीक। पे 200-300 मिलियन डॉलर के जहाज, ठीक। तो आपने देखे जहाज कौन से गिरे। तो इफेक्टिवनेस जो है ठीक। वो सिर्फ औजार में नहीं है, वो जिसके हाथ में औजार है उसकी जुर्रत, उसकी हिकमत अमली राइट। उसमें भी है। राइट। मैं ये समझता हूँ, पहली बात तो ये कि जितने बजट की भी जरूरत होगी फराहम किया जाएगा, ठीक। मगर जो जरूरत होगी उसके मुताबिक हम अपनी टैक्स बेस को, टैक्स की राइट। डेप्थ को नहीं, बेस के अंदर इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे। राइट। ज़बरदस्त गुफ्तगू आपकी। फवाद चौधरी साहब, आपका मुझे कमेंट चाहिए इस पे कि आप समझते हैं कि डिफेंस बजट में इजाफा नागुज़ीर है और सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं बल्कि जो मोरल बूस्टिंग होती है। मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि आप क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे फ़ौज पे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे फ़ौज की सिचुएशन को, उनकी कंडीशन को, मोरल उनका हाई रखेंगे तो कम रिसोर्सेज के साथ भी वो यही परफॉर्म करके दिखाएंगे कि आपको जंग से महफूज रखेंगे। फवाद चौधरी साहब, योर कमेंट। देखिए गरीना, ये बड़ा ट्रिकी सा इशू है। प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो जाहिर है कि हमारा जो डिफेंस बजट है वो 10 बिलियन डॉलर के पास है, इंडिया का डिफेंस बजट 60 बिलियन डॉलर से ऊपर है। मतलब 80 प्रॉब्लम है कि 80 बिलियन। आपने और तकरीबन 67 बिलियन वो कह रहे हैं। लेकिन आप ये देखें ना, मसला ये है कि अब आप सैलरीड क्लास को और कितना निचोड़ेंगे। अब ऑलरेडी जो सैलरीड क्लास है हमारी, उसका तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है और बेस तो आपने बढ़ाई नहीं है। या आप पेट्रोलियम लेवी लगाई जा रहे हैं, वो भी अगर आप देखें तो मिडिल क्लास के ऊपर बोझ है, और सैलरीड क्लास तो सारी है ही है, मिडिल क्लास है। तो आप पैसे लाएंगे कहाँ से? या आप कर्जा ले रहे हैं या आप सैलरीड क्लास को निचोड़ रहे हैं। जो आपने काम करने थे, यानी जो ट्रेडर्स को टैक्स करना था या बाकी करना था, वो आपने किया नहीं। फिर फैसल वोडा मेरे दोस्त हैं, मैंने उन्हें कहा कि भाई आप ये कह रहे हैं कि ट्रिपल कर दें और हमें वो जो है बाहर खड़ा कर दें, लेकिन आपको बाहर खड़ा करने से बेहतर है कि आप बाहर का पैसा यहाँ लाने की बात करें। वो आप बात नहीं करते। ये तो कोई बात नहीं कि एक खास जो क्लास है वो पाकिस्तान से पैसे इकट्ठे करे, उसको लॉन्डर कर दे बाहर, और यहाँ के में जो लोग रह रहे हैं आप उनके पीछे पड़ जाएं और आप उनको स्क्वीज करते जाएं। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। तो अगर, और दुनिया में सच्ची बात है कि कल मैं, एक मुर्तजा हुसैन ने ये बात लिखी और सही लिखी है, दुनिया में अब जंगें सस्ती हो रही हैं। अभी आप देखें ना, अगर इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई है इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं हुआ, और स्पेशली पाकिस्तान का तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। इंडिया ने अपना जो है वो राफेल, और इसीलिए जब ये राफेल डील हो रही थी तो वन क्रिटिसिज्म जो कांग्रेस अब भूल गई है, वो क्रिटिसिज्म ये था कि अगली जंगें ड्रोन्स की जंगें हैं। सर आप फवाद इतने साहब, महंगे जहाज ना, ये पार्शियली आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन भारत अभी रफाल की एक और बहुत महंगी डील करने के लिए जा रहा है जिसकी मैं आपको वही बता रहा हूँ, इनिशियल मैं चीजें आपको वही तैयार बता हैं। रहा हूँ ना अमेरिका यार। अपने वो गोल्डन राफेल डोम की डील, डिफेंस नहीं, सिस्टम पे मेरी बात सुनो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स से मेरी बात सुनो। जंगें सस्ती नहीं हो रही दुनिया में। नहीं, आप मेरी बात सुने ना। राफेल की जो डील इन्होंने की है उसमें सीधा सीधा बीजेपी ने कमीशन खाया है। ये तो कांग्रेस ने उस वक्त बार बार बात की, उसके बाद जो है इन्हें इतने महंगे जहाजों की जरूरत ही नहीं थी। ये तो इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने जो अडानी साहब हैं उन्होंने ये डील कराई है और उन्होंने उसमें पैसे खाए हैं। वो तो पाकिस्तान ने कमाल ही कर दिया है कि अब तो राफेल को जो है वो लेने के लिए मेरा ख्याल है कमीशन भी अब डबल देना पड़ेगा इनको लेने के लिए। और दूसरा, बिल्कुल बात सही है, जैसे अभी अगर अमेरिकन
अगर आप देखें जो उन्होंने गोल्डन एक वो बात कर रहे हैं बनाने की, गोल्डन डोम। गोल्डन डोम वो बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो स्पेस में कह रहे हैं कि जी हम लगाएंगे सिस्टम्स जिससे मिसाइल जो है वो स्पेस पे अटैक भी नहीं हो सकेगा और हम वहीं से रोक देंगे। वो तो अनलिमिटेड है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमें बहरहाल अपनी जो दिफाई दुनिया में जरूरियात जंगें को पूरा सस्ती भी नहीं करना हो है। रही, मुल्क लगा रहे हैं अपने दिफा के ऊपर जिसकी जितनी कैपेसिटी है। हाँ, ये बात आपकी नहीं, दुरुस्त ड्रोन है वगैरह ने सस्ता कि कर दिया वॉरफेयर काफी, स्ट्रैटेजी ड्रोन चेंज हो वगैरह गई है कि अब सिर्फ अब आपका एयर innovative training डिफेंस हो गई। मजबूत हो जाए। और फ्रैंकली हमें स्टैंडिंग आर्मीज जो है दुनिया में अब कम हो रही हैं, हमें उस पर भी गौर करना चाहिए। टेक्नोलॉजी पे पैसे इन्वेस्ट करें और पर्सनल्स के ऊपर पैसे कम करें। मुसद्दिक साहब, आपको मुझे कमेंट चाहिए इस पर प्लीज। देखिए, वो कहते हैं ना, प्रूफ इज इन द पुडिंग। तो मैं तो आपको यही जवाब दूंगा, यानी जितनी भी आपने बातें की हैं वो सब सही हैं, लेकिन मैं आपके सामने यही मैंने मुकदमा रखा था कि जो आपने जंग जीती है, आप देखिए तो सही उसके पीछे क्या क्या टेक्नोलॉजी सर का अगर आप बढ़ाएंगे ना डिफेंस बजट तो आपको पार्लियामेंट में डिबेट का फिर सामना करना पड़ेगा। कोई हर्ज नहीं है इस वक्त और किसी भी पैसे कहाँ डिबेट। से लाएंगे ना, ये भी तय कर देना। यही तो नहीं कि बस इन्हीं को स्क्वीज करना है। बाहर वाले पैसे एवन फील्ड वगैरह बेचे ना, जरा वापस लाएं। अब अभी तो प्रोग्राम में थोड़ा वक्त है, आप एवन फील्ड को दोबारा ले आए। बात ये है कि मैंने आपको बताया है कि टैक्स बेस बड़ा है। जो मेरा भाई कह रहा है वो फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है। टैक्स बेस भी बड़ा है और टैक्स कलेक्शन भी बड़ी है और बेइंतहा बड़ी है। हाँ, जो हमने टारगेट रखा था उससे हम थोड़ा नीचे हैं, वो क्रिटिसिज्म बरहक है। थोड़ा नहीं, लेकिन डॉक्टर अगर बहुत आप नीचे है। साल में आप ये देखें कि पिछले साल कितनी टैक्स कलेक्शन थी, इस साल कितनी है, पिछले साल कितने लोग टैक्स दे रहे थे, इस साल कितने दे रहे हैं। कल्चर पे टैक्स सारी जिंदगी नहीं लगा, अब लग गया है। ट्रेडर्स के ऊपर भी टैक्स आ रहा है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। मैं उसके ठीक। अलावा ये बात करना चाहूंगा कि ये जो जंग, ये सही कह रहे हैं आप, हमारी भी तो जंग देखें, उसके अंदर आप टेक्नोलॉजी देखें। ये जो कुछ आपके सामने हुआ है, आपके ख्याल में ये सिर्फ 4 दिन में हो गया? अरे भाई, किसी ने इन टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया है, किसी ने क्वार्टरबैक इसका किया क्रेडिट है। तो फिर हमें देना, नहीं, मैं तो हमने शुरू आपको किया था। कम आपको क्रेडिट देता हूं, आप ले लें क्रेडिट। मुल्क की जीत अगर आप क्लेम करना चाहें और फौज को मिलाइन ना करें, तो मैं आपको तमाम क्रेडिट देने के लिए तैयार हूं, इसमें क्या हर्ज है। अच्छा, लेकिन तो है ही, हम नहीं, फवाद जिला साहब किस बात का ले रहे हैं क्रेडिट? कि हमने, कि पीटीआई की हुकूमत ने? फवाद साहब, हाँ, ये JF-10 जो इंक्लूजन हुई, उसके बाद ये S-400 हुआ, ये सारे क्रेडिट्स जो है PTI के दौर के ही हैं, हमारे दौर के। अच्छा जी, आप अगर आप दिफा के, मुल्क की दिफा का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। आपका भी क्रेडिट, हमारा भी क्रेडिट। इसमें तो डॉक्टर साहब आप पूरी कौम ही आपके हुकूमत के पीछे चलें, खड़ी हुई है, फौज के पीछे खड़ी हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।